छात्रों के कौशल और ज्ञान के अद्यतन और वृद्धि के लिए विश्वविद्यालय हमेशा अपनी फैकल्टी को सम्मेलन, संगोष्ठी, वेबिनार, संकाय विकास कार्यक्रम, एफडीपी और कार्यशालाओं जैसी शैक्षणिक गतिविधियों को आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय संकाय ने 3 राष्ट्रीय सम्मेलन, 100 से अधिक वेबिनार और विशेषज्ञ व्याख्यान, 3 संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इससे पता चलता है कि हमारे संकाय सदस्य अकादमिक रूप से सक्रिय रहते हैं। विश्वविद्यालय खेलों के लिए भी अच्छी सुविधाएं प्रदान करता है। विश्वविद्यालय में खेल मैदान, जिसमें हमारा ये समारोह आयोजित हो रहा है, बास्केटबॉल ग्राउंड, इंडोर खेलों की पूर्ण सुविधा है। हाल ही में एक ओपन जिम की भी स्थापना की गई है और एक इंडोर जिम पहले से ही काम कर रहा है। ये सभी सुविधाएं छात्र परिसर में सक्रिय और स्वस्थ जीवन बिता सकें, इसको देखते हुए बनाई गई हैं। पिछले साल अप्रैल के महीने में एक अंतर स्कूल प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी और इस आयोजन में ओलंपियन पहलवान श्री योगेश्वर दत्त जी ने भी शिरकत की थी। हमारे छात्र राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हाल ही में अप्रैल 2022 में बेंगलोर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया गेम्स में 2 छात्राओं ने अपने वजन वर्ग में कुश्ती में कांस्य पदक जीता और हमारे 2 छात्रों ने रोहतक में AIU खेलों में ग्रैपलिंग में कांस्य पदक जीता। छात्र अनेक क्लबों के माध्यम से अपने कौशल विकास में संलग्न रहते हैं तथा NSS एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से रक्तदान एवं अन्य सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रमों में भी शामिल होते रहते हैं। विश्वविद्यालय महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देता है और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय में लगभग 50% फैकल्टी और 40% कर्मचारी महिलाएं हैं। विश्वविद्यालय पिछले 3 वर्षों से नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित कर रहा है। इस दिन हिसार और उसके आसपास की महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है जो अपने उद्यमों में लगी हुई हैं, सामाजिक कार्यों में शामिल हैं, संगठनों में अग्रणी पदों पर काम कर रही हैं या समाज के उत्थान के लिए जिनका कोई विशेष योगदान रहता है। इस वर्ष 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लगभग 150 ऐसी महिलाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे संकाय सदस्य अनुसंधान गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। हमारे संकाय सदस्य प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और सम्मेलनों में 550 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं। हमारे संकाय सदस्यों ने उनके नाम पर 10 पेटेंट भी प्राप्त किए हैं। मान्यवर, हमारा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए भी कटिबद्ध है। हम इस दिशा में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, आज आपके कर कमलों से सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है और स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास मीडिया का भी उद्घाटन हुआ है। यह भी विश्वविद्यालय की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। इससे विश्वविद्यालय आम जन तक पहुंच पाएगा और उनकी समस्याओं के समाधान करने में सहायक होगा। महोदय, आज हम 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 सत्रों में अपने डिग्री कार्यक्रमों को पूरा करने वाले विद्यार्थियों को कुल 815 डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। मैं उपस्थित और अनुपस्थित सभी डिग्री प्राप्तकर्ताओं को उनकी डिग्री प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी इच्छा है कि वे उन्हें प्रदान की गई डिग्री के लिए खुद को इसके योग्य साबित करें और जीवन में सफल बने। मैं यह भी चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय में कक्षाओं में अध्ययन करते समय, प्रयोगशालाओं में काम करते हुए, उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए या छात्रावास में रहते हुए सामुदायिक जीवन के अनुभव के दौरान जो कौशल और ज्ञान हासिल किया है, जो मूल्य और नैतिकता आत्मसात किए हैं, वे इन सभी का उपयोग उन संगठनों की बेहतरी में करें जहां वे काम कर रहे हैं या काम करने जा रहे हैं और साथ ही वे खुद को
एक अच्छे इंसान के रूप में साबित करने का प्रयास करें और समाज की भलाई के लिए कार्य करें। आप इस अल्मा मैटर और ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी से स्नातक हो रहे हैं, जो हमेशा आपको माँ की तरह प्यार करेगी जैसे माँ अपने बच्चों को करती है। आप अपनी अल्मा मैटर को छोड़कर युवा पीढ़ी के लिए जगह खाली कर रहे हैं। यह प्रक्रिया नई पीढ़ियों को जो है अच्छे अवसर प्रदान करेगी। एक बार फिर मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं मुख्य अतिथि श्री अनुराग सिंह जी ठाकुर, सम्माननीय अतिथि श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, माननीय डीपी वत्स जी, माननीय चांसलर महोदय, प्रो चांसलर महोदया एवं सभी आमंत्रित अतिथियों का इस समारोह में यहाँ उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और अपने संबोधन को समाप्त करता हूँ। और मैं यह भी कामना करता हूँ कि ये आयोजन एक सफल आयोजन होगा और इसकी सबको मैं बधाई भी देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।
नवयुग का नव सृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है। उठो जागो आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। And on the day of the first convocation ceremony of Om Sterling University, on the dais, Shri Kamal Gupta ji, Honorable Cabinet Minister in the Haryana government, my very dear friend, a very popular leader and a retired IAS officer, Chaudhary Brijendra Singh ji, member of the Rajya Sabha, our senior colleague, Lieutenant General D.P. Vatsi, Chancellor Shri Puneet Goyal ji, Pro Chancellor Shrimati Poonam Goyal ji, VC Dr. Kaushik ji, dignitaries on the dais, faculty members, non-faculty members, ladies and gentlemen, my dear students and friends from the media. Namaskar, a very good morning to one and all. I am pleased to learn that Om Sterling Global University is holding its first convocation ceremony today, and at this auspicious occasion, I convey my best wishes and heartfelt congratulations to the graduating students, their proud parents, the faculty, and the university administration. Today is indeed an important day for the graduating students. For them, it is not just a day to celebrate your achievements over the past decade, but to charter the course of your aspirations and ambitions. With all that you have learned here and more, you have been armed to meaningfully serve your family, country, and the countrymen alike. As they say, education is a great leveler, and that's why our government gives immense importance to it. And you are well aware, it took more than 34 years to come out with a new education policy. And I can say today, it was formulated with an emphasis on the multidisciplinary nature of studies to provide a holistic learning experience. I can say today, you can hear every year there are new IIT, IIMs, new medical colleges have been opened up, enabling young people to skill themselves and become industry ready. Because education is the backbone for the growth of any country and its people. And as Prime Minister Modi has time and again remarked, that the whole world is looking at India's youth with hope, because you are the growth engines of the country and India is the growth engine of the world. सही मायने में प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि आप युवा ही तो भारत के ग्रोथ इंजन हैं और भारत ही दुनिया का ग्रोथ इंजन है, इसलिए आप पर बहुत सारी उम्मीदें टिकी हैं। भारत आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है, and we need brain gain to make India a fully developed nation by 2047. और विकसित भारत बनाने के लिए शिक्षा की अपार संभावनाएं होनी चाहिए, अवसर होने चाहिए, और शिक्षा और संस्कार के माध्यम से, आप युवाओं के माध्यम से ही हम विकसित भारत 2047 में बनाएं। तो ये अमृत महोत्सव से लेकर अमृत काल की ये यात्रा जो है, भारत को 2047 में विकसित देश बनाने के लिए, जैसे मोदी जी ने अगले 5 वर्षों में भारत को $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का संकल्प लिया है। अब कई बार देखने में लगता था $5 ट्रिलियन की इकॉनमी भारत क्या इतनी जल्दी बन सकता है, लेकिन जरा 2 वर्ष पीछे जाकर देखिए, आपने तो यह भी सोचा नहीं होगा कि हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। मात्र 4-5 वर्षों के अंदर हमने इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। और ये उस समय हुआ जब देश और दुनिया कोविड-19 पेंडेमिक की महामारी से जूझ रहा था।
दुनिया के देशों की जनसंख्या कम हो सकती है, लेकिन 140 करोड़ के भारत में यह केवल महामारी की चुनौती नहीं थी, केवल पैंडेमिक की चुनौती नहीं थी, यह भूखमरी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो एक और 140 करोड़ लोगों का पेट भरना, दूसरी ओर आपदा से बाहर लाना। मैं हरियाणा में खड़ा हूं तो हरियाणा के किसानों का भी आभार प्रकट करता हूं, देश के किसानों का भी, जिन्होंने पैदावार करने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। इस आपदा के समय भी देश के अनाज के भंडार भी भरे, तो देश की सरकार ने अनाज के भंडार को खोलकर 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज देकर उनकी मदद करने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज दुनिया के सामने अनाज का एक बहुत बड़ा संकट है, और यही नहीं, दुनिया के छोटे छोटे देश भी अपना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं कर पाए, बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, दे वर नॉट सेल्फ रिलायंट, दे हैड टू लुक एट अदर्स टू इंपोर्ट द वैक्सीन and get the vaccination process done. But it was Prime Minister Modi who had a vision, and I was part of that program when we were facing the pandemic. कोई दिन ऐसा नहीं जाता था मैं, निर्मला सीतारमण जी और अमित शाह जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मीटिंग ना होती हो आपदा के समय, और हम लोग उस समय कि देश को पैकेज कैसे दिया जाए। कोविड-19 के समय सबसे पहले प्रधानमंत्री अन्न योजना लेकर आए, फिर उद्यमियों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आए, जो बैंकों से उनको पैसा मिला बगैर अपनी जमीन घर गिरवी रखे, आज तक कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ, उस समय हमने करके दिया। हमारे उद्यमियों ने और व्यापारियों ने भी अच्छा काम किया, तो आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर आकर खड़ी हुई है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे भाई और बहन। कभी जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ नहीं पहुंचती थी, लेकिन आपदा के समय से लेकर आज तक वो 1.5 लाख करोड़ जाती है। कैसे हुआ ये सब? निर्णय ऐसे किए गए कि आज से पहले की सरकारों ने अगर स्पेस सेक्टर को खोल दिया होता, तो जो दिन हमने अब देखा है शायद आज से 30 साल पहले देखने को मिल गया होता। आज जब आप अपनी गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो या कार भी चलाते हो, या किसी की गाड़ी में बैठते जो ओला उबर से लेके बाकी सब चलाते हैं, तो गूगल मैप पर आप जाकर जो देखते हैं, ये भारत का कोई भी युवा विकसित कर सकता था, लेकिन स्पेस सेक्टर उसके लिए खुला नहीं था। मोदी जी की सरकार ने आपदा के समय स्पेस सेक्टर को खोला, तो 2 हफ्ते पहले आपने देखा हमारे हिंदुस्तान की एक कंपनी ने रॉकेट को रीलॉन्च करके दुनिया भर की कंपनीज के उसको जो रिक्वायरमेंट थी उसको लोड करके भेजा है। ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया, प्राइवेट सेक्टर में करके दिखाया है, बड़ी सफलता के साथ करके दिखाया है। हम आज केवल मंगलयान की बात भी करते हैं, कब हुआ? इसी सरकार के समय हुआ। जहां पर हम कल तक सोचते नहीं, हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम भारत के युवाओं की पोटेंशियल की बात तो करते हैं, लेकिन उनको अवसर देने की बात नहीं करते थे। एंड आई एम प्लीज टू से दिस टुडे, गर्व होता है कहते हुए, एक युवा होते हुए, कि जो 2014 से पहले नहीं था, मात्र 8 वर्षों में भारत के युवाओं ने, जब मोदी जी की सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए नई योजना लेकर आए, तो युवाओं ने करके दिखाया है। एक नहीं, 110 स्टार्टअप्स आज यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर गई हैं, यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर गई हैं। हम दुनिया में 85,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स आज हिंदुस्तान में है, और 110 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनने के बाद हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप कंट्री हैं। ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है मेरे भाई और बहनों। ये युवाओं की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप चाहे एक कंपनी को देखिए, दूसरी को, किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन वो कौन युवा है? कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का, कोई ज्यादा से ज्यादा 35 वर्ष का है। और उन कंपनियों के साइज देखिए, कोई 50,000 करोड़ की कंपनी है, तो कोई आज 1 लाख करोड़ की कंपनी हो गई है। कितने वर्षों में? पिछले 7-8 वर्षों में। यह अपार संभावनाएं खोल दिया है।
और अभी तो 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने का काम मोदी सरकार ने किया है। अगले 1 वर्ष के आप अंदर देखोगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, और जो एक और सेक्टर बहुत बड़ा खुल रहा है AVGC, एनिमेशन, विजुअल्स, ग्राफिक्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इसके कारण देश भर में करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर खड़े होंगे। आज भी कंटेंट हब भारत बनने जा रहा है। दुनिया भर के लोग यहां आकर फिल्म शूटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक के काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो हम आज तक देखते ही नहीं थे, उन सेक्टर्स में भी हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला है।